नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवाल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम ने कई स्टॉल का निरीक्षण किया और आईएसआई मार्क उत्पादों की खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड क्लब हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ साथ उसमें रचनात्मक नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कार्य कर रहा। आज भी जब हम कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उस उत्पाद का जो है आईएसआई मार्क है या फिर नहीं। आईएसआई मार्क होता है तो हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। निश्चित रूप से हम देखिए हर चीज के हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई कि सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण का वर्चुअल माध्यम। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी एएनएम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रधान संगठन के अध्यक्ष मोहन नेगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने संयुक्त रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्य अतिथि मोहन सिंह नेगी ने कहा, चयनित एएनएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने और जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में जनपद की गर्भवती महिलाओं एवं नौनिहालों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने भी कहा कि जनपद के मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु कल्याण सेवा के अंतर्गत समुदाय में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को जानलेवा रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें आईटीबीपी द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के संबंध में चर्चा हुई है। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण रोजगार उपलब्ध किए जाने की कार्य योजना पर काम कर रही है, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनिंग जैसे साहसी खेलों में प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। कौशल विकास मंत्री ने कहा, प्रदेश में इस तरह की ये पहली पहल है और इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध किए जाने के लिए विभाग आईटीबीपी के साथ पहल कर रहा है। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग स्किल डेवलपमेंट विभाग में और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी उनके साथ हुई है और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे के युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी। आपको बताते चलें कि रोजगार पर सरकार का पूरा फोकस है और विकास मंत्री ने इसकी समीक्षा भी की और साथ ही उन्होंने तमाम तरह की
जानकारियों को भी यहाँ पर शेयर किया है। प्रशिक्षण देने का काम जो है वो लगातार जारी है और साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार देहरादून में रोजगार पर सरकार का पूरा फोकस है और जिसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा। रोजगार पर सरकार पूरी तरीके से फोकस बनाई हुई है। निकाय चुनाव का शोर थमने के बाद अब सहकारिता चुनाव का बिगुल बज चुका है। सहकारी समितियों में प्रबंध समितियों के चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 25 फरवरी को समितियों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जिले के 39 समितियों में डायरेक्टर पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान और नतीजे घोषित होंगे। वहीं इसके बाद में 25 फरवरी को सभापति उप सभापति पदों पर मतदान के बाद में परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है। भले ही 10 नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत न सकी हो, लेकिन निकट मुकाबले में हम चुनाव हारे हैं और हार जीत के कारणों की समीक्षा पार्टी कर रही है। और अब सहकारिता के चुनाव होने हैं। सहकारिता के चुनाव लगभग 1.5 साल से सरकार टाल रही थी। प्रशासकों के सारे वहां कामकाज कर रही थी और पहले भी सहकारिता के चुनाव सरकार ने घोषित किए थे और एन वक्त पर जो है सहकारिता के चुनाव टाल दिए गए थे। अब फिर से सहकारिता चुनाव की तिथियां घोषित हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की पहले से तैयारियां पूरी हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी ने सहकारिता के लिए सभी जिला प्रभारियों की घोषणा पहले ही कर दी थी। वो इस पर बारीकी रखे हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को जो है पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। वन अग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु अलकानंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग की ओर से आयोजित की जा रही है वन देवी जन जागरूकता डोली यात्रा के मंगलवार को पिंडर घाटी के नारायणबगड़ पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के लोगों से वन देवी के दर्शनों के लिए भी पहुंची महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ मंगल गीतों से वन देवी डोली यात्रा की अगवानी करते हुए डोली को GIC के सांस्कृतिक मंच पर विराजमान कराया है। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वन पंचायतों के सरपंचों और वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों ने विधि विधान से वन देवी की पूजा अर्चना करते हुए वन को आग के प्रकोप से बचाने की याचना की। इस अवसर पर महिलाओं की वन देवी को श्रृंगार सामग्री जो है वो भेंट की गई है। आपको बताते चले कि वन विभाग ने यात्रा आयोजित की गई और यह यात्रा जो है वो चमोली में की गई है। जागरूकता डोली यात्रा का आयोजन किया गया और वन विभाग ने यह आयोजित यात्रा की है। डिप्टी रेंजर अलकनंदा वन प्रभाग गोपेश्वर। हमने जो ये वन देवी डोली यात्रा जन जागरूकता डोली यात्रा निकाली है 30 तारीख से 7 तारीख तक एक सप्ताह की। हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रकृति को संस्कृति से जोड़ें जनता को, क्योंकि हमने वन गोष्ठियाँ काफ़ी कर चुके हैं, करते ही हैं, आए रहे हैं कई सालों से। लगभग मेरा 30 साल का सर्विस मेरा ही हो चुका है, तो कभी भी वनाग्नि घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो इस बार हमने मंथन किया। हमारी जो नई नियुक्त हमारी प्रभारी प्रियंका सुंदरी मैडम है, उनसे आग्रह किया मैडम जो है कि इस बार वन देवी डोली क्यों ना वन देवी डोली की यात्रा एक हफ्ता के लिए जो हमारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलती है उसके दौरान हम इस यात्रा को करें। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि नेपाली की मैंने इसलिए चूज़ किया कि अगर हम गढ़वाली लैंग्वेज का वो करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ कुछ लोग ही गढ़वाली समझदार है। तो मैंने नेपाली इसलिए बोला क्योंकि उसमें हिंदी टच है और फिर उससे लोग कुछ भाषा
से भी, असुविधा से भी कुछ सीखते भी हैं और उनका मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देने का हम प्रयास करते हैं अभी। और यही बोलेंगे कि जन हम करते हमारे बेटी बुआरी छन भूली वो करवा चौथा ना, आज सुहाग के लिए करवा चौथ रखूंगी, मतलब व्रत रखूंगी, तो मैं तो कहता हूँ कि वन देवी के लिए भी आप ऐसा व्रत रखें, ऐसा फास्ट रखें कि जो हमारी वन देवी रहे, जिससे कि हमारे पानेश्वर भी बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो संस्था है उसका नाम है प्रयास करा संगठन। बॉडी में एक जगह पड़ती है सिसडी, वहाँ से हम लोग हैं और हम लगातार 5-6 दिन से वन विभाग की टीम जो डोली चल रही है उनके साथ लगातार चल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम ले रहे हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अपने जो हमारे जंगल है इनको बचाना है। इनको प्रचार प्रसार का कई माध्यम होता है, टीवी के द्वारा होता है, अखबारों के द्वारा होता है, और जो हमारा माध्यम है वो है नुक्कड़ नाटक, इसमें रूबरू आमने सामने बातचीत होती है, तो ज़्यादा इफेक्टेड जिसको मैं कह सकता हूँ ये होता है। और अपने जंगलों में आग न लगाएं, अपने जंगलों को बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन, लेकिन हम कहते हैं कि वन ही जीवन है, क्योंकि वनों से हमें जल भी मिलता है, जीवन भी मिलता है। और बस बाकी 8-7 दिन 14 जगह हमारे साथ 14 या 15 स्थानों पर कार्यक्रम होना है। संरक्षण वन प्रभाग ये 8 दिन की यात्रा है जिसका समापन 9वें दिन 7 फरवरी को होगा। तो हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। यहाँ लोगों की पहले से ये परंपरा है कि वो देवी देवता को वास जंगलों को मानते हैं। तो किस तरह से वो उन देवी देवता के वास स्थल को साफ सुथरा रख सकते हैं, वनाग्नि से बचा सकते हैं। तो हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ें, प्रकृति और संस्कृति को जोड़ें और इस बार जंगलों में आग न लगाएं। फरवरी 2025 को दून लाइब्रेरी में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सदज पश्चिम सोसाइटी द्वारा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम परंपरा प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम पद्म विभूषण गिरिजा देवी, पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन को समर्पित था। कार्यक्रम की शुरुआत सदज पंचम के जूनियर छात्रों द्वारा राग भोपाली में बंदिश की प्रस्तुति दी गई और अपने विदुषी गौरी बनर्जी ने सारंगी पर राग मधुबंती प्रस्तुत किया गया, जिसका तबले पर पंडित किशोर बनर्जी ने संगत किया है। इसके बाद पंडित किशोर बनर्जी और उनके पुत्र शिवशंकर बनर्जी ने तबला जुगलबंदी पेश की। गौरी बनर्जी ने सारंगी पर संगत दी और कार्यक्रम का समापन राग भैरवी में एक भजन से हुआ, जिसमें उद्दालक समंता ने अपनी भावपूर्ण तबला संगत से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। मुकेश भारद्वाज ने हारमोनियम पर कुशल संगत है। मैं हूं शिवशंकर बनर्जी, ए ग्रेड तबला प्लेयर दिल्ली से, और आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं जुगलबंदी तबला, जिसमें मेरे साथ मेरे गुरुजी राजी पंडित किशोर बनर्जी जी हैं, जो कि टॉप ग्रेड तबला मास्टर है। मैं खुद ए ग्रेड तबला वादक हूं और हमारे साथ सारंगी पर संगत करेंगी इंडिया की एकमात्र टॉप ग्रेड सीए सारंगी वादिका गौरी बनर्जी जी, विदुषी गौरी बनर्जी। मैं रूपान सरकार सामंत, आज हमारे सड़च पंचम की संस्था के और से एक शास्त्रीय प्योर क्लासिकल शास्त्रीय प्रोग्राम हम लोग आज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सड़च पंचम के जो एकदम सबसे नन्हे ग्रुप 7-8 साल के वो बच्चे थोड़ा पहले परफॉर्म करेंगे। फिर दिल्ली से बहुत बड़े आर्टिस्ट आए हैं, किशोर जी जो ऑल इंडिया रेडियो के टॉप ग्रेड है और चयनकर्ताओं में भी होते हैं रेडियो के, वो और भी दिल्ली के कलाकार और एक सारंगी महिला सारंगी वादक वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और अंतिम में मेरा कार्यक्रम होगा नवकल। मैं पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी की शिष्या हूँ। तो ये आज का कार्यक्रम।
देहरादून में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा विकासखंड रायपुर जिला देहरादून में इंस्पेक्टर तृपन रावत और उनके टीम द्वारा सुदेश कुमार दराल और 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तत्वाधान में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत आपदाओं से निपटने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। और इस कार्यक्रम में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा विकासखंड रायपुर जिला देहरादून के छात्र छात्राओं संग अध्यापकों को निम्न विषयों पर जानकारी दी गई। ओवर रिव्यू ऑफ एनडीआरएफ, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनडीआरएफ, साथ ही हृदयघात होने पर उपाय, गला चौक होने पर उपाय, ब्लीडिंग कंट्रोल, इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी मूव और इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करना, फायर इमरजेंसी, बाढ़, भूकंप के दौरान क्या करें क्या ना करें, इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस और इसी के साथ में रोप रेस्क्यू के बारे में प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नगर निगम के कर अनुभाग ने भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कॉमर्शियल हाउस टैक्स कर को नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले कि बड़े बकायेदारों की संख्या 460 थी और जबकि 50 से 1 लाख तक जो है वो टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा कि बकायेदारों को अब शेष राशि का 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्तीय साल का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट जाएगी। और अनुविभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है और अब तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में आ चुकी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने भी ये भी कहा कि जल्द इस धनराशि को जमा और जरूरी कार्रवाई से बचें। जैसा कि हम जानते हैं वित्तीय वर्ष अब समाप्ति की ओर है और जो हमारे बकायेदार हैं जिनका टैक्स है उनको नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें कुछ हमारे बड़े बकायेदार भी हैं, कुछ छोटे बकायेदार हैं। सभी को एक रिमाइंडर के फॉर्म में एक नोटिस जारी किया गया है कि वो ससमय अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी है उसको पूरा कर दें। और इस संबंध में कुछ डिजिटलाइज प्रयास भी किए जा रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो टैक्स के बकायेदार हैं उनके लिए पेमेंट के तरीके को आसान बनाया जा सके। तो उसके लिए भी नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है, बट अभी एक रिमाइंडर के तौर पर ये नोटिस जारी किए गए। देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल गेम्स के अलग अलग खेल स्पर्धाएं चल रही हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे। इस दौरान खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन किया। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर इतिहास रच रहा है और साथ ही 35 खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी 3,674 पदकों के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बीच खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। उत्तराखंड ने 5 दिन चली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वुशु में शानदार प्रदर्शन की बदौलत एक स्वर्ण सहित 12 पदक जीत तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तीसवां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया, जहां पर सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। उत्तराखंड की बेटी ने पहला पदक भी अब जिता दिया है, जिससे अब लगातार इतिहास रचने का जो समय है वो लगातार जारी है। दरअसल उत्तराखंड की बेटी ने
जीत दर्ज कराई और जहां पर 38वां राष्ट्रीय खेल शुरू किया गया है। विभाग ने आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोटियल ने भी बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डेटा चेक किया जा रहा, खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा, जिसके तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय भार जो है वो नहीं बढ़ेगा और साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है और चूंकि होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रहे हैं। आयुष्मान निदेशक ने मीडिया से बातचीत की है और अपात्र लोगों की अब छंटनी जो है वो शुरू कर दी गई है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर आयुष्मान को अब रद्द किया जा रहा है और अपात्र लोगों की छंटनी भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि लगातार इस पूरे मामले की जानकारी विभाग ने दी है और आयुष्मान निदेशक ने मीडिया से बात करते हुए आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी साझा की है। दरअसल अपात्र लोगों की छंटनी जो है वो शुरू हो रही है। आयुष्मान कार्डों को अब रद्द भी किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।